अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 में मौजूद टॉपिक टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बच्चों इसी लेक्चर के अंदर हम वेव इक्वेशन को भी ड्राइव करेंगे। बच्चों, आपके लिए इन टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बच्चों जहां कहीं भी आप वेव्स की डिस्कशन करेंगे, आप वहां पे इन सारी की सारी टर्म्स का बच्चों क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आपने लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली टर्म से जिसका नाम है क्रस्ट। बच्चों, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने डिस्कशन की थी क्रस्ट और ट्रफ के बारे में। यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं बच्चों, वही डिस्कशन को रिपीट करते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने बच्चों एक रस्सी के अंदर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिक्स स्पॉट बनाएंगे और इसके साथ एक रस्सी को अटैच करेंगे और इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। बच्चों, इस टाइम पे रस्सी जिस जगह पे मौजूद है इसको आप बेसिकली क्या कहते हैं, इसकी मेन पोजीशन या फिर इसकी क्या बोलेंगे बच्चों, रेस्ट पोजीशन कहेंगे। अब रस्सी को दूसरी तरफ से पकड़ें और इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या करें बच्चों, हरकत दें। अब देखेंगे कि इस रस्सी के अंदर कुछ इस तरह की वेव बच्चों पैदा हो जाएंगी, ठीक है। बच्चों, इन वेव्स को हम किसका नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। और इन्हीं वेव के अंदर बच्चों मेन पोजीशन से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसे किसका नाम देते हैं, क्रस्ट का नाम देते हैं। जबकि वो हिस्सा जो मेन पोजीशन से नीचे होता है उसको किसका नाम देते हैं, ट्रफ का नाम देते हैं। ये भी आपके पास क्रस्ट है बच्चों, ये भी आपके पास क्या होगा, क्रस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन पोजीशन से क्या है, ऊपर है। और सेम आपके पास बच्चों ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, ट्रफ होगा, क्योंकि ये मेन पोजीशन से क्या है, नीचे है। तो आइए देखते हैं इनको आप डिफाइन कैसे करेंगे। द रीजन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अबव द मेन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। कुछ ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा जो कि बेसिकली मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ है, ठीक है, उसे किसका नाम देते हैं, क्रस्ट का नाम देते हैं। और ये आपके पास वेव का ऊपर वाला हिस्सा होता है। दैट्स व्हाई आपके बुक ने यहाँ पे लिखा है द अपर पार्ट ऑफ अ वेव। उसके बाद बच्चों ट्रफ क्या है, द रीजन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव बिलो द मेन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव का बच्चों वो हिस्सा जो मेन पोजीशन से कहां पर होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है, उसे आप किसका नाम देते हैं बच्चों, ट्रफ का नाम देते हैं। इसलिए आपके बुक ने लिखा है द लोअर पार्ट ऑफ अ वेव। वेव का नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। इसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं उनका नाम है कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन। अब ये भी आपको याद होगा कि ये भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पढ़ा था। मैंने बच्चों आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स समझाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया था एक स्लिंकी को। स्लिंकी बच्चों आपके पास एक स्प्रिंग की तरह नजर आने वाला एक सिस्टम होता है, या कह लें कि एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने क्या किया था कि एक कॉर्नर से पकड़कर आगे और पीछे की तरफ हरकत दी। तो आपके पास कुछ इस तरह से उसके अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। हमने कहा था कि बेसिकली आपके पास इस स्लिंकी का वो हिस्सा जहां पे छल्ले एक दूसरे के करीब होते हैं उसे किसका नाम देते हैं, कंप्रेशन का नाम देते हैं। और वो हिस्सा जहां पे छल्ले एक दूसरे से दूर होते हैं बच्चों, उसको किसका नाम देते हैं, रेफ्रैक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी बुक कुछ इसी तरह से डिफाइन करेगी। Origin in a longitudinal wave where the particles of the medium are close together which result in high pressure। बच्चों कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा है जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब होते हैं, ठीक है। अब करीब होने की वजह से बच्चों यहाँ का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये अभी मैं आपको दिखा भी चुका हूँ स्लिंकी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या है, रेफ्रैक्शन आता है। Origin in a longitudinal wave where particles are spread apart which result in low pressure। आपके पास बच्चों रेफ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा है जहां पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। जैसे आपने स्लिंकी में देखा कि छल्ले एक दूसरे से क्या हैं, दूर हैं। अब चूंकि वो एक दूसरे से दूर हैं तो यहाँ का प्रेशर बच्चों क्या होता है, आपके पास कम होता है। आई होप सो कि आपको कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड को समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर वेव को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखें बच्चों आपके पास किसी भी वेव का उसकी मेन पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है ना जिसको हमने कहा है कि ये मेन पोजीशन है, ठीक है, इससे जो मैक्सिमम फासला होता है इसको बेसिकली किसका नाम दिया जाता है, एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है, ठीक है। वो फासला यहां से भी हो सकता है, ठीक है, वो फासला यहां से भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड के अंदर वेव की मेन पोजीशन से लेकर उसके मैक्सिमम पॉइंट तक का फासला आपके पास क्या कहलाता है बच्चों,
एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो देखें इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब रेस्ट पोजीशन। अनडिस्टर्ब रेस्ट पोजीशन का मतलब है बच्चों मेन पोजीशन, ठीक है। मेन पोजीशन से किसी भी वेव का जो मैक्सिमम फासला होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड को मोस्टली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और बात यहाँ पर एम्पलीट्यूड के बारे में बताई गई है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देता है कि किसी वेव की एनर्जी कितनी है। यानी कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक और वेव बनाऊं कुछ इस तरह से और आपसे कहूं कि आप इन दोनों के एम्पलीट्यूड का मुवाजना करें, तो आप फौरन से कहेंगे कि सर ये जो दूसरी वाली वेव आपने बनाई है ना इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, जबकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों, कम है। आपकी बुक बच्चों आपको बताती है कि अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। देखें ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, एम्पलीट्यूड इंडिकेट द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। बच्चों एम्पलीट्यूड आपको बताता है कि कोई भी वेव जो है वो कितनी एनर्जी जो है वो कैरी कर रही है, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी बच्चों, एनर्जी होगी। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट वेव्स। किसी भी वेव के ऊपर जो दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनके दरमियान के फासले को बच्चों क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। जैसे कि अगर आप ट्रांसवर्स वेव को देखें जो कि कुछ इस तरह से ड्रॉ होती हैं, ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब अगर आप ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव में बच्चों एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का फासला आपके पास क्या कहलाएगा बच्चों, वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। और वेवलेंथ को जाहिर करने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोला जाता है लैम्डा। ये क्या कहलाएगा बच्चों आपके पास, लैम्डा। और इसको पढ़ते क्या है आप, वेवलेंथ पढ़ते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, ठीक है। जब भी आप इसको देख लें तो आपने फौरन से समझ लेना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस सिंबल को कैसे पढ़ा जाता है, लैम्डा पढ़ा जाता है, ठीक है। एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का फासला क्या कहलाता है बच्चों, वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का फासला भी क्या कहलाएगा आपके पास, वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। यानी ये वाला, ये भी आपके पास क्या है बच्चों, वेवलेंथ है। ये तो आपके पास किसके अंदर थी, ट्रांसवर्स वेव के अंदर। बच्चों अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें ना तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर भी एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का फासला जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरह से अगर आप क्या करें, एक रेफ्रैक्शन से लेकर दूसरे रेफ्रैक्शन तक के फासले को देखेंगे तो वो भी बच्चों आपके पास क्या कहलाएगा, वेवलेंथ ही कहलाएगा। इसलिए आपके बुक ने जो है साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है कि क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का फासला और ट्रफ से लेके ट्रफ तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। या फिर कंप्रेशन से लेके कंप्रेशन तक का या रेफ्रैक्शन से लेकर रेफ्रैक्शन तक का फासला क्या कहलाता है बच्चों, वेवलेंथ कहलाता है। अब चूंकि वेवलेंथ किसके बारे में बात कर रही है, एक फासले के बारे में बात कर रही है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा बच्चों, मीटर होगा, क्योंकि फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका यूनिट भी क्या आएगा आपके पास, मीटर आएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कैसे करेंगे बच्चों हम, the frequency of a wave is the number of complete wave cycle that passes a fixed point in 1 second। बच्चों फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी भी एक खास पॉइंट से, ठीक है, एक सेकंड के अंदर वेव के कितने साइकिल जो है वो गुजर रहे हैं, ठीक है, उसको किसका नाम दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। मैं इसको आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मैं आपके सामने ये एक वेव बनाऊं, ये देखें, ये बच्चों आपके पास क्या है, एक साइकिल है। आपको कैसे पता चलेगा ये एक साइकिल है, तो इस एक साइकिल में देखिए आपको नजर आएगा कि एक ही क्रस्ट है और एक ही आपके पास क्या है बच्चों, ट्रफ है। तो इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, एक साइकिल बोलते हैं। जब ये एक साइकिल बच्चों किसी एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर गुजरेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, आपके पास 1 होगी। अगर मैं आपके सामने एक और वेव बनाऊं कुछ इसी तरह से, ये देखें, ये एक साइकिल और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास दूसरा साइकिल, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे एंड हो गया और दूसरा इससे शुरू होके यहाँ तक गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास जो साइकिल्स हैं ये एक सेकंड के अंदर गुजरते हैं और आपसे पूछे कि बताओ बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप फौरन से साइकिल की काउंटिंग करोगे, आप कहोगे सर 1 और 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। लेकिन बच्चों अगर आपसे ये कह दिया जाए कि हमारे पास ये जो वेव है वो कुछ इस तरह से, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, और मैं आपसे कहूं कि ये जो 4 साइकिल हैं, ठीक है, ये किसी एक खास पॉइंट से 2 सेकंड के अंदर गुजरते हैं
और आप बताएं कि आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले तो हाँ आप क्या कर रहे थे, एक सेकंड को देखते हुए सिर्फ साइकिल काउंट करके मुझे बता रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपके पास कितना टाइम है, 2 सेकंड है, ठीक है, और आपके पास चक्कर भी क्या है, ज्यादा है। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों, आप इस सिचुएशन के अंदर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा बच्चों, एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी। बच्चों ये जो n है ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ साइकिल, यहां पर आपने किसको लिखना है, नंबर ऑफ साइकिल को। जबकि t बच्चों आपके पास क्या है, ये वो टाइम है जो कि बेसिकली इन साइकिल को कंप्लीट होने में लगा है। यानी अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखें, ठीक है, f इज इक्वल टू एन ओवर टी। एन कितने हैं हमारे पास, 4, और टी आपके पास बच्चों कितना है, 2। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए आपके पास बच्चों फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज। यानी जहां जहां आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आप वहां पे उसके साथ उसका यूनिट का भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, और 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 वेव पर सेकेंड। इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपकी बुक ने डिस्कस की हुई है कि आपके पास जो एफएम रेडियो स्टेशन है ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है बच्चों, 88 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है। यानी उसके जो सिग्नल होते हैं ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 88 मेगा हर्ट्ज। 88 मेगा हर्ट्ज का मतलब क्या बच्चों, 88 मल्टीप्लाई मेगा की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 6, और साथ में क्या आ जाएगा उसका यूनिट हर्ट्ज, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको अभी तो देखने में लग रहा होगा सर ये तो छोटी सी वैल्यू है, लेकिन छोटी नहीं है। अगर आप 10 की पावर 6 को खत्म करें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर 6 जीरो लगाने से ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। यानी कि किसी भी एक खास पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर आपके पास जो एफएम रेडियो स्टेशन है, ठीक है, उसकी वेव के कितने साइकिल गुजरते हैं, 88 मिलियन साइकिल गुजरते हैं। इतनी ज्यादा बच्चों आपके पास इस वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने ये बातें क्या करनी है बच्चों, याद रखनी है, और ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट टू पास अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बच्चों पर देखें आपने ये क्या कहा था कि हमारे पास क्या है, एक साइकिल है। बच्चों इस साइकिल को कंप्लीट होने के अंदर जो टाइम लगता है ना, उसे आप किसका नाम देते हैं, टाइम पीरियड का नाम देते हैं, इजी, ठीक है। इस साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो टाइम पीरियड है ना बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी उसका उलट उलट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखें इसका यूनिट क्या आएगा आपके पास, इसका यूनिट आपके पास बच्चों आएगा सेकंड। इसका यूनिट क्या आएगा, सेकंड। क्यों, क्योंकि नॉर्मल टाइम की तरह ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक चक्कर के लिए, ठीक है। ओवरऑल टाइम जो है वो आपके पास स्मॉल टी से जाहिर किया जाता है। जो टाइम पीरियड है उसे आप किससे जाहिर करते हैं बच्चों, कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या आता है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, an imaginary surface on which all the points have the same phase of vibration, same displacement and direction of motion, represent the leading edge of the wave as it travels through a medium। अब बच्चों को ये डेफिनेशन थोड़ी सी देखने में मुश्किल लगती है कि पता नहीं इसके अंदर कौन सी आपको नई बात बता दी गई है। तो कोई नई बात नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं आपको इजी वर्ड में समझाता हूँ कि वेव फ्रंट होती क्या है। आप किसी तालाब के अंदर क्या करें, एक पत्थर फेंकें। आप देखेंगे कि जब आपने तालाब के अंदर पत्थर फेंका तो जिस जगह पे आप पत्थर फेंकते हैं ना, उस जगह पे आपको इस तरह की राउंड राउंड वेव बनती हुई नजर आती हैं, कुछ इस तरह से, जो बाहर की तरफ क्या करती हैं बच्चों, फैलती हैं। ये जो आपके पास बच्चों सर्कल बन रहे हैं ना, इनको बेसिकली किसका नाम दिया जाता है, वेव फ्रंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक ही फेज के अंदर एक ही साथ क्या करते हैं बच्चों, वाइब्रेट करते हैं। यानी एक ही साथ ऊपर और नीचे क्या कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों हमारे पास क्या है, वेव स्पीड, या फिर दूसरे वर्ड में आप इसे क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं। अब जो वेव बच्चों हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इन्होंने मीडियम के अंदर से क्या करना है बच्चों, ट्रैवल करना है। तो जब ये ट्रैवल करती हैं तो इनकी भी क्या होती है बच्चों, अपनी खुद की एक स्पीड होती है। तो देखिए हम वेव स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, द वेव स्पीड इज द रेट एट विच द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। वेव स्पीड किसे कहते हैं, ये वो रेट है जिसके ऊपर आपके पास कोई भी वेव क्या करती है बच्चों, किसी मीडियम के अंदर से गुजरती है, प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि आपने स्पीड के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, 9th क्लास के अंदर, जिसमें स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
और अगर इसको सिंबल में लिखना हो तो स्पीड को जाहिर करने के लिए आप v का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। डिस्टेंस के लिए बच्चों आप किसका इस्तेमाल करते हैं, s का, और टाइम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, t का। लेकिन अभी 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 बच्चों हमने ये सीखा है, लेकिन बच्चों अभी अभी हमने सीखा कि हम जो है वो वेव के अंदर डिस्टेंस नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं, वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं। टाइम नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वेव को समझने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस की जगह पे वेवलेंथ और टाइम की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, टाइम पीरियड रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ, v इज इक्वल टू एस की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा, और t की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कैपिटल T आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा और दोबारा से यही चीज बन जाएगी। ये लिखना क्यों जरूरी था बच्चों, देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली इनवर्स है किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का। क्या मैं इन दोनों की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको इसकी जगह भेज दूं और इसको इसकी जगह भेज दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी बच्चों किसके, 1/t के। और अभी आप देखें कि अभी आपने यहाँ पे बनाया कि 1/t है, ठीक है। 1/t की जगह आप क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। इस 1/t की जगह क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ गई, वेव इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इस बच्चों इक्वेशन की मदद से आप किसी वेव की स्पीड को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आपके पास चाहे तो वो ट्रांसवर्स वेव है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या कोई भी वेव है, ठीक है, आप उसकी स्पीड को इस वेव इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ पे स्पीड का वही यूनिट इस्तेमाल होगा जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर इस्तेमाल करते रहे हैं, जो कि आपके पास क्या है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।